भाग 24। कुछ घंटे पहले एक अंधेरे कमरे में चारों तरफ कई नकाब पड़े हुए थे। हिरन, शेर, जोकर, भूत, भगवान, सबके रूप के नकाब कमरे में बिखरे हुए हैं। दिन में भी कमरे के अंदर लालटेन टंगी हुई है, जिससे हल्की हल्की रोशनी कमरे में बिखर रही है और पूरा कमरा एक काली अंधेरी चादर ओढ़े बैठा हुआ है। और इन सब के बावजूद एक इंसान है कमरे में, जो एक मोटी पुरानी किताब लिए बैठा है। कमरे में उतनी भी रोशनी नहीं है कि कोई भी किताब पढ़ सके, पर इस पर भी वो एक मोटी किताब लिए है। चेहरा अंधेरे से ढक रखा है और कपड़े के नाम पर मात्र धोती पहनी है उसने। ऊपर बदन खाली है। कसरत का कमाल हल्की रोशनी में दिखाई पड़ रहा है। बाल लंबे गर्दन तक झूल रहे हैं और हाथों में कई जगह खरोच के निशान है। वो उस किताब के साथ क्या कर रहा है वो ही जाने। तभी अचानक बाहर से किसी की आवाज आई, बेटे, पुलिस वाला मारा गया है और उसे जिसने मारा है वो जल्द ही पकड़ी जाएगी। कुछ सोचा है तुमने? आवाज बूढ़े की थी, जो सिहर करा रही थी। इस सवाल के जवाब में टेबल पर बैठे इंसान ने कहा, वो तो मैं इंतजाम कराया हूं बाबा। अग्नि की लपटों में उसकी नियति लिखी है। उसका भविष्य पहले से ही निर्धारित है, पर उस बेचारी की जान चली जाएगी। धर्म ये इजाजत नहीं देता। बूढ़े की आवाज फिर से आई। इस बार शख्स ने कहा, वो बेचारी नहीं है बाबा, उसने भी भूत में कई सारे पाप किए हैं। आपको बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं करूंगा। स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है विस्फोट। वर्तमान समय। गौरव और बजरंगी ने दूर से जब उस विस्फोट को देखा तो दोनों मानो वही छत पर ही बर्फ के समान जम गए। दोनों को कुछ भी कहने के लिए शब्द मिल ही नहीं रहे थे। कुछ ही देर में जब गांव में खलबली मची तो गौरव अपनी तंद्रा से जागा। उसने जागते ही बजरंगी को चिल्लाकर कहा, बजरंगी, ये विस्फोट जशन की झोपड़ी में हुई है, चल जल्दी। बजरंगी और गौरव छत पर से जल्दी उतरे और जशन के घर की तरफ भागे। सारे गांव वाले तब तक हल्ला मचा चुके थे। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अभी रात के 11 ही बजे थे। जहां कुछ देर पहले गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, वहां इस वक्त चारों तरफ शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब जशन के घर की तरफ ही जा रहे थे। गांव के मुखिया को जब ये बात पता चली तो वो भी कोट पहनकर घर से निकल पड़े। साला, ये आधी रात को कौन इतना भौकाल मचा रहा है रे? ये कहते हुए गांव का मुखिया अपना पेट संभाल कर निकला। गांव का दो छोर था। एक तरफ जहां शहर आते जाते थे, वहीं दूसरी तरफ उनको फैक्ट्री आने जाने में आसानी होती थी। और दूसरे छोर के आखिर में जेशन बाई ने अपना झोपड़ा बनाया हुआ था। सबसे दूर, सबसे अलग, वो गांव के आखिरी छोर में अकेली रहती थी। ना वहां पानी का कोई साधन था और ना ही किसी और चीज का। बस इसी कारण गांव के लोग जब तक उसके घर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झोपड़ी पूरी जलकर राख का ढेर बन चुकी थी और उसी में कहीं जेशन अंदर गुमनाम हो गई थी। सारे लोग आग को कम करने के लिए बालू मारे जा रहे थे, पर अब कुछ भी नहीं हो रहा था। लोगों ने बातें बनानी शुरू ही की थी कि गौरव और बजरंगी वहां आए। लोगों ने देखा सब कुछ तबाह हो चुका था, पर फिर भी गौरव को एक उम्मीद नजर आई। वो जले हुए बांसों को हटा हटा कर जेशन को ढूंढने की कोशिश करने लगा। झोपड़ी बड़ी थी और उसके अंदर कई महंगे सामान थे, जो आधे जल गए थे और आधे टूट फूट गए थे। गौरव को लगा कि इन्हीं के बीच जेशन भी अच्छी हालत में मिल जाए। उसे देख बजरंगी भी गौरव का हाथ बटाने लगा। दो ऑफिसर्स को ऐसे मजबूरी में काम करता देख गांव के कई लोगों को शर्म आई और वो भी दोनों की मदद करने लगे। जेशन, जेशन,
गौरव बिना किसी की परवाह किए बगैर चिल्लाते जा रहा था और सारे सामान को हटा हटा कर चेक कर रहा था। कुछ देर की मेहनत के बाद पलंग के नीचे गौरव को कुछ गोरे रंग का दिखा। गौरव ने टॉर्च उस जगह पर मारी तो उसने पाया कि वो जेसन का ही हाथ है। जल्दी से बाहर निकालो इसे। जेसन का हाथ देखते ही गौरव चिल्लाया। सारे लोग गौरव के पास आए और बजरंगी के कहे अनुसार सभी ने जेसन को बाहर निकाला। जेसन का आधा शरीर जल चुका था, उसके गोरे रंग पर कालिख लग चुका था, उसका चेहरा भी एक तरफ से झुलस गया था। सर, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, बजरंगी ने जेसन को चेक करते हुए कहा। अफसोस जिंदगी भर रहेगा इसके जाने का, मुखिया ने शांत भाव से हल्के से कहा, जो किसी ने सुना नहीं। ठीक है, मैं फोरेंसिक वालों को फोन कर देता हूँ, वो आकर ले जाएंगे। गौरव ने इतना कहकर जेब से अपना फोन निकाला ही था कि अचानक उसे शीला की याद आई। उसने तपाक से पूछा, शीला का क्या हुआ? वो भी तो जेसन के साथ आई हुई थी, उसे ढूंढो। गौरव के हुक्म पर सभी लोग वापस शीला की तलाश में लग गए। शीला जो अचानक से वहां से गायब हो गई थी। झोपड़ी इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वो कहीं खो जाती, पर यहाँ कुछ और ही खेल चल रहा था। सर, उसका तो कोई पता नहीं है, बजरंगी ने गौरव को देखकर कहा। होगा भी कैसे, आखिर उसका ही प्लान था ये। गौरव ने अपनी तरफ से जब ये बात कही तो सारे लोग उसे सवाल की नजरों से देखने लगे। बजरंगी भी लगातार उसे ही घूरे जा रहा था। आखिर में बजरंगी ने पूछ ही लिया, क्या मतलब है सर आपके कहने का? मतलब कि वो जानती थी कि आज यहाँ विस्फोट होगा, इसीलिए उसने ऐन वक्त पर आकर जेसन को थाने जाने से रोक लिया। शीला उस किलर से मिली हुई है या फिर क्या चक्कर है, ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा, गौरव ने निराश होकर कहा। सर, ये केस तो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला, बजरंगी ने लगभग भविष्यवाणी करते हुए कहा। गौरव ने बजरंगी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने मन में ही कहा, ये केस एक दूसरे से उलझा हुआ है बजरंगी, कुछ न कुछ तो कनेक्शन है, और इतना तो पक्का है कि इन सब का कातिल एक ही है, जो कहीं दूर बैठकर प्लान बना रहा है। दूर अंधेरे कमरे में इंसान बस इतना कर सकता है कि वो हर चीज में अपना बेस्ट दे और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दे। जो होना है उनकी मर्जी से होगा, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, उनकी मर्जी के बिना नहीं होगा। पर आज मैंने ये बात गलत साबित कर दी है। हर वो आदमी जिसने बुरा काम किया है उसे मैं सजा दूंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, और अब तक 3 लोगों को उनका कर्म फल मिल चुका है। सबसे पहले वो नेता मनोहर नाथ, दूसरा देव मात्रे, और अब जेसन भाई। अंधेरे कमरे में एक आवाज आई। तभी कमरे में एक और आवाज आई, और वो पुलिस वाला, उसके बारे में तुम क्या कहोगे? दूसरी आवाज सुन पहले ने कहा, वो जेसन का शिकार था और जेसन मेरी, उस पुलिस वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो और कितनों को ऐसे मौत के घाट उतारोगे तुम? दूसरी आवाज ने पहले से पूछा। अभी तो शहर में लाशों के ढेर लगने वाले हैं बाबा, आखिर और कितनी मौतें होने वाली है? क्या ये सीरियल किलर गौरव की पहुंच से बहुत बाहर है? आगे और भी हैरत अंगेज कारनामे होने बाकी हैं। ये जानने के लिए पॉकेट